हेलो व्यूअर्स, क्या हाल है आपका? हम तो बिल्कुल ठीक हैं। एंड कभी कभी तो बहुत सारी बातें होती हैं करने को। कभी हम सोचते रहते हैं क्या बात करें क्या बात करें, फिर ये होता है कि हम कहते हैं अच्छा चलो कुछ भी कर लेंगे यार, कोई भी बात कर लेंगे। महेश जी कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा महेश जी, अभी थोड़ी देर पहले एक मैं प्रोग्राम किया मैंने, उसमें हम्म। उन्होंने मुझसे सारे सवाल पूछे थे कराची के हवाले से। अ, उस गुफ्तगू में जो एक बात सामने आई, इट वाज इन इंग्लिश, राइट? अब हो हम्म। रहा क्या है कि आई थिंक कि मैं क्योंकि अखबार नहीं पढ़ रही प्रॉपरली, या आई डोंट नो, बट मेरी फ्लुएंसी बोथ इन इंग्लिश एंड इन उर्दू थोड़ा सा हम्म। मुझे लग रहा है प्रॉब्लम हो रही है। मतलब मैं पूरा पूरा जो है ना सेंटेंस बोलते हम्म। बोलते आई एम एट लॉस फॉर वर्ड्स। आपके साथ होता है? एक्चुअली मुझे ऐसा कई बार महसूस होता है। फॉर एग्जांपल अभी कुछ वक्त पहले हमारी एक कलीग हैं बेला, हमारे साथ पहले बैठती थी, तो उनके उनकी यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चों के साथ मुझे इंटरेक्ट करना था। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि चूंकि इस तरह के माहौल में मैंने उनको कभी लेक्चर वेक्चर नहीं दिया था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि जो कैसे उनसे क्या बोलूं क्या। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि भाई आपका जो मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो क्या है, कि आप उर्दू में पढ़ाते हैं या इंग्लिश में पढ़ाते हैं। तो बोले कि मैं तो दोनों ही में, मतलब मैं इंग्लिश में पढ़ानी शुरू करती हूँ, फिर बीच में उर्दू हिंदी उर्दू में भी चली जाती हूँ, और ऐसे ही उर्दू इंग्लिश सब मिक्स चलता है। मगर ऑफिशियली हमारे यहाँ पर जो मीडियम है, जो इंस्ट्रक्शन है मीडियम का, वो इंग्लिश है। सो बट दैट इज हाउ। अच्छा, फिर वो शायद उनको भी मेरे इस क्वेश्चन से उनको ये डाउट हुआ कि शायद आई एम फीलिंग अनकंफर्टेबल इन वन ऑफ द लैंग्वेजेस। दरअसल बात ये थी कि मैं यू नो मैं उसी तरह से रखना चाहता था मोड को, कि मुझे पता लगे कि भाई अगर इंग्लिश में है तो इंग्लिश में रखा जाए। तो मैंने न्यू कि भाई उनका इंग्लिश का है, तो हमने अंग्रेजी में बोला। वो कोई 1.5-2 घंटे का चलता रहा। तो शी वाज लाइक, अरे यार तुम तो ऐसे मुझे पूछ रहे थे। तो मैं भी, मेरे पूछने के मायने ये नहीं थे, मगर ये फंबल करना मुझे लगता है कई बार होता है, और स्पेशली अगर आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस आती हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे साथ जैसे जर्मन वाला मामला है। तो हाँ। कई बार क्या होगा कि मुझे एक लफ्ज का जर्मन जो लफ्ज है वो याद आ जाएगा, मगर हाँ। वो लफ्ज मुझे कई बार इतना प्यारा होता है कि मुझे वो याद रहता है। उसी का जो सिनोनिम है अंग्रेजी में जो है वो भूल जाएगा। या कि तो आप अरे यार जर्मन में दिया कहते थे, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो मुझे कभी अपनी वाइफ से पूछना पड़ेगा, या कहीं अरे वो ये फंबल होता है। आई मीन स्पेशली अगर आप मल्टीपल लैंग्वेज जानते हैं, जैसे आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, तो उसमें ये बहुत होता है। अगर आप सिंगल ट्रैक में है तो फिर जाहिर है आपकी वोकेबलरी भी उसी तरह से फंबल होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि है ही जहां पर जिस बगीचे में सिर्फ एक ही रंग के फूल हो, तो वहां आपके बाकी बाकी रंग आपको पता कैसे लगेंगे? अच्छा, मुझे ये लगता है कि अगर आप अपनी वोकैबुलरी को, अपनी कम्युनिकेशन को एनरिच ना करें फ्रॉम डिफरेंट मीडियम्स, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई बिल्कुल ही किसी एक जबान की या तो फिल्म देखना शुरू करें, या आप उसकी जबान यानी उस जबान की आप किताब पढ़ना शुरू करें, या अखबारात पढ़ना शुरू करें, या आप उस एनवायरनमेंट में रहना शुरू करें जहां पर सिर्फ एक ही जबान बोली जाती है, तो फिर आपकी कम्युनिकेशन के स्किल्स ज्यादा पॉलिश्ड और अपडेटेड रहते हैं, रादर देन जिस तरह हमारे साथ होता है कि कभी हमें उर्दू बोलनी है या हिंदी बोलनी है, कभी हमें अंग्रेजी बोलनी है। अच्छा, फिर इसमें एक और भी मसला है महेश जी। अगर आप लोगों से ज्यादा फिजिकली कट के रहना शुरू करें, तो भी ये जो टू वे एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स या लैंग्वेज की फ्लुएंसी है, इसमें हम्म। प्रॉब्लम आती है। व्हाट डू यू से अबाउट दैट? एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, मैं फिर उसी एग्जांपल पे आता हूँ। फॉर एग्जांपल, अब मैं रिमोटली यहाँ रह रहा हूँ, और मान लीजिए मैं कई साल तक यहाँ रह गया। ये मेरे साथ एक बार हुआ है कि कई साल मैं हिंदुस्तान में रहा, फिर मुझे अचानक 3-4 साल बाद जर्मनी जाने का मौका मिला। तो आप वैसे जर्मन जानते हैं, लेकिन आप कोई किताब नहीं पढ़ रहे हैं, अखबार नहीं पढ़ रहे हैं, टीवी नहीं देख रहे हैं, रेडियो नहीं सुन रहे हैं, और फिर अचानक आपको जर्मन, तो कहीं एक हेजिटेशन महसूस होता है कि मगर लैंग्वेज की खूबी जानते हैं क्या है? ये कि जैसे ही आप उस माहौल में उतरते हैं, तो अचानक बिल्कुल सब कुछ तूफानी रफ्तार पे आपकी तरफ आने लग जाता है। तो आप जैसे ही एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, तो पासपोर्ट इमिग्रेशन ऑफिसर को देते हैं, उससे 2 मिनट। अच्छा, जनरली इमिग्रेशन ऑफिसर भी ऐसे होते हैं कि वो आपसे 2 मिनट चिट चैट करते हैं वाइल दे आर लुकिंग एट द पासपोर्ट।
तो बेसिकली वहां से शुरुआत होती है, फिर आप एयरपोर्ट से बाहर आके ट्रेन स्टेशन पे से टिकट ले रहे हैं एंड थिंग्स स्टार्ट गेटिंग बैक। एंड बाय द टाइम आपने जैसे कहा कि जहां फिजिकल इंटरेक्शन उसके बाद लोगों से शुरू हुआ, आप ट्रेन में हैं, कोई आपसे पूछ लेगा बगल में खड़ा हुआ आप कहाँ से हैं, फिर आप शुरू हो गए, वो ग्रेजुअली इट ऑल कम्स बैक वेरी क्विकली, प्रोबेबली यू नो क्विकर देन वी रियलाइज। हम सोचना मुश्किल है बट वो रियली कम्स वेरी फास्ट। अच्छा, कल ये भी हुआ मेरे साथ ना, हम यहाँ पे सिंध में रहते ना, तो हमें स्कूल में सिंधी पढ़ाई भी जाती है। अच्छा, मैं बचपन में टेलीविजन पे जो सिंधी प्रोग्राम्स आते थे, आई यूज्ड टू वॉच देम एज वेल। घर में जो डोमेस्टिक हेल्प होते थे वो भी सिंधीज होते थे। तो अच्छा, कल मुझे आई हैड टू मेक अ फोन कॉल टू माय डोमेस्टिक हेल्प, ही इज इन हिज गांव, राइट? तो आई कॉल्ड हिम, तो उसकी किसी खाला पुप्पी ने उठाया था। अब शी वाज आस्किंग क्वेश्चंस इन सिंधी। पहले तो मुझे 1 मिनट लगा रिकॉल करने को, लेकिन जैसे आपने कहा ना कि वो एकदम यू जस्ट ट्यून इनटू दैट, और फिर मैंने खातून को सिंधी में ही जवाब दिया, जबकि आई एम नॉट वेरी फ्लुएंट इन इट। आई कैन रीड इट, आई कैन राइट इट, बट आई कांट स्पीक वेरी फ्लुएंटली। सो दिस जो पिकिंग अप ऑफ अ लैंग्वेज, ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक साइंस भी है, बड़ा इंटरेस्टिंग एक फिनोमेनन भी है। और जो आपके जो फ्रॉइड फॉर एग्जांपल, ही यूज्ड टू से कि बच्चा 7 साल की उम्र तक आप उसको दुनिया की कोई भी लैंग्वेज सिखा दें, 7 साल की उम्र तक बच्चे में इतनी कैपेसिटी होती है कि वो बहुत सारी लैंग्वेजेस पिक कर लेता है। अच्छा, इसी तरह मुझे अरबिक की भी अच्छी कॉम्प्रिहेंशन है बिकॉज ऑफ ट्रैवलिंग वगैरह ना। तो अभी कोई 1-1.5 साल पहले वी वेंट टू, बल्कि कमी मेरे ख्याल 6 महीने पहले वी वेंट टू इराक। तो वहां पर ना मैं बड़े आराम से, वो जो इराकी शॉप ओनर्स या जो सेलर्स वो थे, आपके सेल्स पर्सन, तो मैं उनके साथ ना छोटी मोटी अरबी बोल लेती थी। तो मेरा जो ब्रदर इन लॉ है, ही वाज वेरी सरप्राइज्ड, यार बाजी वाह, आपको तो अरबी आती है। मैंने कहा भाई मुझे इतनी अरबी आती है कि मैं काम चला लेती हूँ। तो ये जो काम चलाने वाले स्किल्स हैं, मेरे ख्याल दे आर वेरी यूजफुल इन लाइफ। व्हाट डू यू से? ओ वेरी वेल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और इसके बड़े फर्क भी पड़ते हैं। आप देखें ना कि आई मीन आप किसी भी जगह पर जा रहे हैं जहां पर एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोली जाती है, और अगर आपको आती है और आप उसमें कम्युनिकेट कर, आपके लिए चीजें बड़ी आसान होनी शुरू हो जाती हैं। एक्चुअली कम्युनिकेशन स्किल का मुझे लगता है हमारी तमाम जिंदगी में भी बड़ा बड़ा रोल होता है। कई बार आप किसी दूसरे आदमी को भी अगर आप लैंग्वेज के लेवल पे जोड़ दे रहे हैं कि उसको किसी अपने लिए जो जो लैंग्वेज उसके लिए फॉरेन है उसमें उसको बात करनी पड़े आपसे, तो मिसकम्युनिकेशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। कई बार वो इतना रूड नहीं होगा जितना उसकी लैंग्वेज रूडनेस आपको दिखा रही होगी। अच्छा, तो उससे भी रीजंस है कि कहीं वो डिस्कम्फर्ट भी फील कर रहा होगा। लेकिन ये जो आपने इससे पहले जो आपने बात कही ना सिंधी में सिर्फ शिफ्ट होने वाली, ये बड़ी खूबसूरत चीज थी। जब हम लोग लैंग्वेज पढ़ते थे हमें सिखाया जाता था कि दरअसल आपको लैंग्वेज में बोलना नहीं होता है, आपको उस लैंग्वेज में सोचना होता है। और जैसे ही आप सोचना उस लैंग्वेज में शुरू करते हैं, फिर आपको लैंग्वेज की फ्लुएंसी की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आप सोचते नहीं है तो आप पहले उर्दू में सोचेंगे, फिर उस सेंटेंस को बनाएंगे दूसरी लैंग्वेज में, ग्रामर देखेंगे, फिर उसको आगे जाके बोलेंगे। तो वो जो तो वो फिजिकल सेंस में जो बोलना है वो इट एक्चुअली गेट्स वेरी लेट। तो उसमें तो इसलिए ये बड़ा जरूरी होता है सीखना कि आप उस जिस लैंग्वेज को बोलना चाह रहे हैं उस लैंग्वेज में आप सोच पाए, और फिर लैंग्वेज बहुत आसान लगती है। कम से कम आपको ग्रामर नहीं सोचनी पड़ती है उसकी। सही बात है। अच्छा, ये बताए आज क्या ताजा हुआ हमारे मुल्क में? तो आज की तारीख में ऐसा तो कोई पॉलिटिकल एंड पे तो कोई नई चीज नहीं हुई, लेकिन ये जो आप कम्युनिकेशन की हमने अभी बात शुरू की है, आई थिंक दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ मिसकम्युनिकेशन एंड ओवर कम्युनिकेशन। अभी अगर आप इंटरेस्टिंगली ये देखें, जिस तरह मोनी सिलाही ने, परवेज इलाही साहब ने खान साहब के पूरे मुद्दे को मलिया मेट कर दिया, ये कह के कि भाई हमें तो बाजवा साहब ने कहा था। अब देखिए, आप देखिए कि जो हम कम्युनिकेशन वाली बात कर रहे हैं, खान साहब का नैरेटिव चल रहा था जानवर, न्यूट्रल, पता नहीं क्या क्या। अच्छा, बिल्कुल। He was constantly trying to communicate to people that he became a victim of people who did not deliver their promises on time.
जबकि the reality was against it. The reality was pointing out that a certain group of people were helping him in enabling him to deliver, which he could not. But अब देखिए ये जो आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन है या मिस कम्युनिकेशन है, ये पूरा जो आप कहते हैं ना जिसे डेपोजिशन बिल्डिंग या नैरेटिव बिल्डिंग, जो गोएबल्स ने कहा था कि झूठ इतना बोलो इतना बोलो इतना बोलो और इतना जोर जोर से बोलो कि सच का कुछ पता ना चले। तो जरा इन 2-3 पॉइंट्स पे तो एनालाइज करें ना। हाँ, क्यों नहीं? क्योंकि आप ये देखो ना कि जो कुछ मोनिस इलाही ने खैर जो डिलीवर कर दिया इनका, ये तो इनकी पूरी, इनका तो टायर ही पंचर हो गया, हवा निकल गई सारे नैरेटिव की। लेकिन आप अगर कोई गौर से देखता हो ना तो ये दरअसल तो सारा नॉइज कैसल ही है ना, जो इमरान खान ने खड़ा किया हुआ था, इन द सेंस कि आप देखो, अगर आप पुरानी स्टेटमेंट देखना शुरू करिए तो ये वही इमरान खान है। एक्चुअली हम लोग शोर में अक्सर भूल जाते हैं और चीजों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखते नहीं है, वरना इन्हीं बाजवा के लिए वो कहते थे कि ये इनसे ज्यादा डेमोक्रेटिक तो आज तक कोई आर्मी चीफ हुआ ही नहीं। अच्छा, फिर वहां से जब उनको आप देखिए वो जो साइफर वाला गेम था, एक सेकंड जरा इसको ना बिट बाय बिट एनालाइज करते हैं। मुझे एक बात बताएं, एक प्योर प्रोफेशनल फौजी को, चाहे वो आपके मुल्क का हो या मेरे मुल्क का हो, उसका डेमोक्रेटिक या अनडेमोक्रेटिक होने से क्या लेना देना? वो तो एक प्रोफेशनल फौजी है। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन फिर आपको कतई नहीं भूलनी चाहिए कि आखिर अयूब खान भी तो फौजी थे, याहिया खान भी तो फौजी थे, और वो आपस में ही पावर ट्रांसफर किए ले रहे थे। तो ये अथॉरिटी उनको किसने दी थी? किसने अयूब खान को दी थी, और किसने अयूब खान को ये अथॉरिटी दी थी कि वो किसी और को देकर चले जाए। और उसके बाद जो कुछ हुआ, या कि इवन अगर आप मैंडेट की ही बात करें तो उसके बाद में जब भुट्टो साहब भी आए और अफगानिस्तान में उन्होंने आईएसआई का विंग खोला सबसे पहला, तो आप देखिए ना आज जो आप रिपरकशन देख रहे हैं वो देखिए कहाँ शुरू हुए थे, उसका बीज कहाँ पड़ा था, वो 1974 में पड़ा था। तो वो हम आज जब आप देखते हैं ना कि कोई नॉन पश्तून आपसे नाराज हैं, पश्तून आपसे नाराज हैं, और तो इस बिल्डिंग को बनने में बहुत वक्त लगा है, जिसकी शेड में आज ये सब कुछ हो रहा है। तो इन सबके पास राइट क्या थे? मैंने तो किसी ने पब्लिक से पूछा था कि कोई ओपिनियन बिल्टअप हुआ था, ये आखिर वन मैन शो ही तो थे सारे। हाँ, तो उसमें ये कि तमाम ये जो लोग हैं, जो चाहे अयूब की बात हो या याहिया की बात हो, लेकिन या इवन बाद में भुट्टो, ये सब के सब अपने आप में डेमोक्रेटिक कहने की बात हो सकती है भुट्टो साहब को भी, लेकिन उस समय पर, उस टाइम पर तो वो भी कोई ऐसा डेमोक्रेसी जैसी चीज तो नहीं कर रहे थे, वो भी सारा वन मैन शो ही था। और उसके बाद में आप देखिए कि आप अच्छा कम्युनिकेशन स्किल की हम बात कर रहे थे, फिर आगे आप आकर देखो, पहले वो इंदिरा गांधी को भला बुरा कहते हैं एक किताब के इंटरव्यू में कि अरे उनको आता ही क्या है, तो क्योंकि इंदिरा गांधी ने एक जगह कह दिया था कि भाई भुट्टो साहब जो है वो अपनी स्टेटमेंट से बदलते रहते हैं, तो आई डोंट लाइक इट, उनको कोई वन स्टैंड होता ही नहीं है। सर मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, ऑक्सफोर्ड में मेरे नंबर इतने थे, इंदिरा गांधी के इतने थे, उनके कम थे मेरे ज्यादा थे, मैं ज्यादा बेहतर स्टूडेंट था, मैं पढ़ने लिखने वाला आदमी हूँ, और चूंकि मैं पढ़ने लिखने वाला हूँ इसलिए मैं ग्रो करता हूँ, और चूंकि मैं ग्रो करता हूँ इसलिए मैं बदलता हूँ। तो वक्त जो है वो अपना बदला अपनी तरह से लेता है। तो वो जब 71 आता है, वॉर होता है, सरेंडर होता है, और उनको यहाँ आना था नेगोशिएशन के लिए, शिमला एग्रीमेंट के लिए। तो अब वो हॉन्ट कर रहा था उनको कि ये वहां मसला खड़ा हो जाएगा मेरे लिए, अब मुझे उसी लेडी से डील करना है। तो जिस औरत ने वो इंटरव्यू लिया था, गोरी थी वो कोई, उसको वापस बुलाया गया कि आप लिखिए, ये स्टेटमेंट दीजिए कि मेरे समझने में गलती हुई है, ये भुट्टो साहब ने नहीं कहा था। तो भुट्टो साहब ने जब तो उसने मना कर दिया, उन्होंने टेप रिकॉर्डर होता था, उसने कहा भाई मेरे पास तो कैसेट है, हमने तो रिकॉर्ड किया है वो इंटरव्यू जिसमें आपने कहा है, और मैं जो है अपनी मोरालिटी से, अपने जर्नलिस्टिक जो मेरे एथिक्स हैं उससे कैसे जो है हट जाऊं सिर्फ इसलिए कि आप चाह रहे हैं। तो भुट्टो साहब ने उसको ये कहा कि क्या तुम्हारे जर्नलिस्टिक एथिक्स 93,000 लोगों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो फिर वो औरत वहां से बच हुई। दैट इज हाउ इट हैपेंड। तो मेरा मतलब ये जो नरेटिव बिल्टअप करने की जो चीजें हैं ना, और ये कि
कई बार ये नैरेटिव में चाहे इमरान खान हो, चाहे भुट्टो हो, या याहिया खान हो, याहिया खान तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है उसकी। हमको ध्यान ये रखना चाहिए कि कहीं हम कोई ऐसी बात तो नहीं कह रहे हैं जिसके जिसके प्रिजन में हम खुद आ जाएंगे, जिसके पिंजरे में हम खुद बंध जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे याहिया खान ने जब वो विक्ट्री की बात की थी कि हम तो जंग की जीतने तक हम लड़ते रहेंगे, आप ये देखिए कि 8 महीने या लगभग 1 साल तक हिंदुस्तान के पास जो वक्त था जिसमें मानेक शाह वगैरह यहाँ तैयारियां कर रहे थे जंग की, ये वक्त पाकिस्तान को मालूम था कि वहां क्या चल रहा है, लेकिन चूंकि आप अपने ही स्टेटमेंट्स के, अपने ही बातों के जंगल में फंसे हुए हैं, आप वहां से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल स्टेप बैक नहीं कर पा रहे। चूंकि आपने फैसला कर लिया है कि हमने आगे जाना है और हमने ये जंग करनी है, तो आप करने पर उतारू हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। वरना एक कदम पीछे और बहुत सारी चीजें ठीक हो सकती थी। इवन 71 में जिसको सपूत ढाका कहा जाता है पाकिस्तान में, तो आप देखें कि उस सबसे बचा जा सकता था अगर रूलर्स में एक कदम पीछे लेने की कैपेसिटी होती, पर वो नहीं, वो नाक और ईगो और अपनी पावर की जिद। यही तो करते हैं ना लीडर्स के, अपने आप को जब वो एक हाई पेडेस्टल पे ले जाते हैं तो उनके लिए पीछे मुड़ के देखना, पीछे हटना बड़ा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। ईगोज भी होती हैं, कॉम्प्रोमाइजेस भी शायद होती होंगी, आई डोंट नो। अच्छा, मैं आज एक और बड़ी इंटरेस्टिंग आपकी मूवी देख रही थी, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर। अच्छा, उसमें उन्होंने, अनुपम खेर ने बड़ा ट्रिमेंडस, अगर आपने देखी हुई हो, ही प्लेड इट सो वेल, डॉक्टर मनमोहन का जो कैरेक्टर उन्होंने किया। अच्छा, उसमें एक चीज जो आई सामने वो ये कि ही वॉज अ मैन ऑफ वेरी फ्यू वर्ड्स। उनको जिस तरह मूवी में दिखाया, और आई एम श्योर के थोड़ा सा रियलिटी बेस्ड ही होती है मूवीज, ज्यादातर तो नहीं लेकिन होती हैं बहरहाल। तो जो मुझे इंप्रेशन मिला कि वो ही डिड नॉट से मच, ही बिलीव्ड इन डिलीवरिंग। लेकिन वहां पे बिकॉज ही डिड नॉट से मच, ही कुड नॉट बीट द इंप्रेशन दैट ही वाज अ वीक प्राइम मिनिस्टर। ये भी आप उस फिल्म से तो मुझे यही पता चला। तो फिर भाई बोलना ज्यादा है कि काम ज्यादा करना है, मुझे ये बताए महेश। तो वो उसमें इश्यू ये आ जाता है कि देखिए, आपको कहीं ना कहीं चीजों को बैलेंस तो करना ही पड़ता है। मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ पर इसी तरह का एक एक्सीडेंट और हुआ था। अशोक गहलोत की एक गवर्नमेंट थी, है क्या, अभी भी है, राजस्थान में। तो इससे पिछली बार जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो वो उनका एक इलेक्शन हारे थे वो, और बाद में ये लोगों को रियलाइज हुआ कि वो क्यों हारे थे, कि उनकी जो स्कीम्स थी जिसमें उन्होंने फ्री मेडिसिन गांवों में पहुंचाई और टाइमली मेडिसिन लोगों को पहुंचाने के इंतजाम किए, वो उन तमाम स्कीम्स के बारे में बोल नहीं रहे थे ज्यादा। और नतीजन ये कि जो इलेक्टोरेट है उसके बीच में, चाहे उसकी समझ थी और वो उसके बेनिफिट भी ले रहे थे, लेकिन वो उनके अपने दिमाग में वो इतना रूटीन में काम कर रहे हैं उस समय कि उनके लिए नॉर्मल हो गया, और उसका जो इलेक्टोरल बेनिफिट था वो नहीं ले पाए, नतीजन वो हारे। तो मेरा मतलब ये ऐसे ये चीजें तो है ना कि अगर आप एक काम कर रहे हैं तो आपको उसका ढोल पीटने में बुराई भी क्या है। मेरा मतलब ये आज का जमाना तो खैर, अब तो लोग अपनी किताब खुद ही लिखते हैं। एक जमाना होता था कि लोगों को शर्म आती थी कि अपनी किताब की खुद प्रेज कहीं करें, लेकिन आजकल तो ऐसे ऑथर्स होते हैं कि जो अपनी किताब को किसी कुरान से कम नहीं समझते, कि आपने नहीं पढ़ी तो उसका मतलब आप गंवार हैं। तो इसलिए वो खुद अपनी किताब का ढोल पीटने में यकीन रखते हैं। ठीक यही स्कीम्स के साथ में है या लोगों के साथ में है कि अगर आपका एक नैरेटिव है या आपका एक काम है, मनमोहन सिंह हो या कोई और हो, इसका बिल्कुल अपोजिट लीजिए कि आजकल हमारे यहाँ पे देखिए कि जो भी स्कीम चलाई जाती है वो स्कीम चलती बाद में उसका ढोल पहले पीट लेते हैं अच्छी तरह से। तो और वो इतना पीटते हैं कि कई बार उसके नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं कि लोग कहते हैं ये तो कुछ गलत होने जा रहा है। तो अभी वो स्कीम चली ही नहीं और पता लगा उसके अगेंस्ट प्रोपेगेंडा शुरू हो गया, बाद में चाहे वो स्कीम सक्सेसफुल चली जाए। लेकिन या जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ जीएसटी जब पहली बार लगने जा रहा था तो जीएसटी उस समय पे बीजेपी अपोजिशन में थी, कांग्रेस थी, मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी। तो आप पाएंगे कि मनमोहन सिंह साहब बेचारे शोर नहीं मचा पाए उतना, और अपोजिशन ने, जो कि उस समय की जो अपोजिशन थी बीजेपी की, उन्होंने
पार्लियामेंट में इतना हल्ला मचाया, पार्लियामेंट बंद कर दिए लगभग, वो सब होता रहा और जीएसटी नहीं लागू हुआ। बाद में मोदी जी आए और ठीक उसी तरह से जीएसटी लागू हुआ जैसे तब लागू हो रहा था। तो वो ये हुआ, तो वो अब आप देखें कि वहां पर आके ये अगेन सेम जीएसटी उन्हीं टर्म्स कंडीशंस पे उसी तरह से लागू हुआ जैसे कि कांग्रेस लागू करना चाहती थी, लेकिन उस वक्त नहीं लागू हुआ। तो ये कि आप अपनी पॉलिसी को कम्युनिकेट नहीं कर पाए लोगों तक और अपोजिशन ने उसका बेनिफिट उठाया, दे वेंट होम विनिंग। करंटली क्या देख रहे हैं यहाँ पर? असेंबली तोड़ेंगे खान साहब, उनके चीफ मिनिस्टर्स उनकी बात सुनेंगे? क्योंकि आपके जो दोस्त है ना फैसल चौधरी, उनका मैं फवाद चौधरी, उनका एक इंटरव्यू आ रहा था, वो कह रहे थे खान साहब जब कहेंगे। तो भाई खान साहब कब कहेंगे? एंकर ने उनसे सवाल नहीं पूछा कि भाई खान साहब कब कहेंगे, बार बार आप वो कह रहे हैं, वो जैसे ही कहेंगे, पता नहीं वो किस वक्त का इंतजार कर रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं? मैं ऐसे देख रहा हूँ उसको फिजा कि फवाद ने एक्चुअली 2 दिन पहले कहा था 21 तारीख के लिए, मगर अब सच्चाई उसमें यह है कि अब वो उससे भी तो हवा निकल गई ना, क्योंकि परवेज इलाही ने कल ये कह दिया कि अगले 4 महीने तक असेंबली नहीं उठेगी, और अगले 4 महीने अगर नहीं टूटती है तो आप लगभग मार्च में आके खड़े हो जाते हैं। मार्च में अगर आप खड़े रहते हैं तो फिर असेंबली टूट नहीं सकती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी लॉ अगर आपके जनरल इलेक्शंस के 6 महीने या उससे कम रह जाते हैं तो आप असेंबली नहीं तोड़ सकते, उसकी कहानी खत्म हो गई। तो बचा कहाँ? अब तो इस गुब्बारे में हवा बची ही नहीं। पिछले जो 2 इंटरव्यूज जिनका आपने जिक्र किया, मोनूस इलाही और परवेज इलाही का, उसने सब खत्म कर दिया। और केपी के लिए में उनकी अपनी गवर्नमेंट है, उसको तोड़ के उनको मिलेगा क्या? तो सिर्फ केपीए की गवर्नमेंट को वो तोड़े, उसमें उनको कोई बेनिफिट नहीं है। पंजाब असली खेल था, पंजाब में परवेज इलाही अटक चुके हैं, तो वो काम खत्म। और वो अपने इलाकों में, गुजरात में इस समय खूब पैसा लगा रहे हैं ताकि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलप हो, और जब वो नेक्स्ट इलेक्शन के लिए आए तो बहुत पॉसिबल है कि उस समय जो उनके जो दूसरे हैं चौधरी साहब, तो वो अगर अपनी पार्टी ले उड़ते हैं, क्योंकि पार्टी तो उन्हीं के पास है, तो ये इंडिपेंडेंट लड़े या नई पार्टी बनाए तो इनको उस समय कुछ सही होगा, बैगेज जिसको लेके अपना क्लेम कर पाए कि हमने ये काम करवाया है, तो वो उसमें लगे हुए हैं, तो 6 महीने को जो मिल जाते हैं उस तरह से। तो दिस इज हाउ इट इज, आई डोंट थिंक एनीथिंग इज हैपनिंग। और इस सारे में इलेक्शन कमीशन का आज आपने शायद नोटिस नहीं किया हो, आज दिन में आज हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है हाई कोर्ट्स को कि पीटीआई ने जो पिटिशंस दी हुई हैं कि भाई हमको इलेक्शन कमीशन के आगे नहीं जाना है और उनके समन्स गलत हैं, तो या उनके जो भी इलेक्शन कमीशन रिलेटेड फैसले हैं उनको अर्जेंटली किया जाए, अर्लीस्ट किया जाए, ये आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। तो अब ये देखना होगा कि वो उस पर आगे क्या होता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जो पिटीशन थी जिसमें उन्होंने कहा था कि इनको समन किया जाए कि ये इलेक्शन कमीशन के आगे आकर पेश हों, जिनके खिलाफ नोटिस निकाले हुए उन्होंने, इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के लोगों को, उसको सुप्रीम कोर्ट ने आज टर्न डाउन कर दिया है। उन्होंने मना कर दिया है कि हम ऐसा नहीं करेंगे। तो आई डोंट नो बॉस, ये पाकिस्तान ये बहुत बड़ा क्वागमायर है। मैंने आज सवेरे एक व्लॉग किया था इसी बारे में ना, मतलब कि आप अगर तमाम चीजों को देखिए तो कम्युनिकेशन स्किल, आप एक समय पे कह रहे थे कि तमाम तालिबान गुलामी की जंजीरें तोड़कर काबुल पहुंच गए हैं, हमने एनडीएस और रॉ को भगा दिया है वहां से। आप जरा देखो चीजें कहाँ हैं। आज टीटीपी आपके सिर पर चढ़ के बैठी हुई है। तालिबान टीटीपी को उसी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं कि जब भी उनको पाकिस्तान को तंग करना हो तो तुम्हारे वो टीटीपी छोड़ देंगे। तो लोग, मतलब वो बिल्कुल कटखनी बिल्ली हो रही है टीटीपी। और दूसरी तरफ आप जाओ तो वहां पे आपका अलकायदा या दाइश जो आप कहते हैं, और उनके तालिबान की जो तमाम जो लड़ाई है उनकी आपस की, वो भी पाकिस्तान पर ही रिफ्लेक्ट कर रही है। पाकिस्तान तो बन गया बीच में सैंडविच। और इन तमाम बॉर्डर इश्यूज के साथ में प्लस इंडिया, और इस पर फाइनेंशियल क्राइसिस। परसों यूसुफ नजर ने एक स्टेटमेंट दिया डॉन में, नादिया नकी के एक प्रोग्राम में, 20 मिनट्स के नाम से एक प्रोग्राम आता है, अंग्रेजी में करती हैं वो, जिसमें उन्होंने कहा कि 1998 के बाद में इस समय पर पाकिस्तान सबसे बड़े खतरे से जूझ रहा है डिफॉल्ट के। इस बीच में 1998 से लेकर अब तक कभी भी डिफॉल्ट का इतना बड़ा खतरा नहीं आया है।
एंड ये खतरा अगले साल बहुत बड़ा बन जाएगा। मतलब उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं जानता कि अगले साल डिफॉल्ट कर जाए या उसके अगले साल, लेकिन डिफॉल्ट होना तय है। दिस इज आउट इज। हफीज पाशा ने भी अभी 2-3 दिन पहले यही बात की थी। अच्छा, टेक्निकली तो महेश आप इकोनॉमिक्स समझते हैं, टेक्निकली तो पाकिस्तान फॉर द पास्ट सो मेनी इयर्स टेक्निकली डिफॉल्ट पे ही है। ये तो आप सिर्फ मैक्रो और माइक्रो जरा मैनेजमेंट से आप टाल देते हैं चीजों को, क्योंकि जब तक आप अपना ब्रॉड बेस नहीं करेंगे एक्सपोर्ट को, आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट नहीं करेंगे, उसमें रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे, ये वाले मसले चलते रहेंगे। तो चले, लेकिन लेट्स बी होपफुल। मतलब पॉइंट ये है कि अभी तो जैसा चल रहा है चल रहा है, तो आई थिंक पीपल शुड बी हैप्पी कि जैसा चल रहा है चल रहा है। हाँ, दोज हु एक्चुअली आर कंसर्न्ड, उनके लिए ये मैटर ऑफ कंसर्न है। लेकिन हमने जो बात शुरू की थी कम्युनिकेशन से, द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, द रोल ऑफ लैंग्वेजेस जो इसको प्रमोट करने में हमारे लिए मददगार होते हैं। कमिंग बैक टू द कोर टॉपिक, मेरे हिसाब से महेश जी, जो बात आगे पहुंचनी चाहिए ना, वो बात सच्ची होनी चाहिए, वो बात फैक्ट बेस्ड होनी चाहिए, वो बात दिल से आनी चाहिए। बाकी दुनिया की लच्छेदारी को साइड पे रख दो यार। बी ऑनेस्ट विद योर ओन सेल्फ, बी ऑनेस्ट विद योर फ्रेंड, बी ऑनेस्ट विद योर फैमिली, एंड फिर वो आगे लेते ही चले जाए। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जब ये फॉर एग्जांपल ये कम्युनिकेशन का ही स्किल दीजिए, जो आप कह रहे हैं ये पर्सनल लाइफ में हमारी मैटर कर सकता है, ये पर्सनल लाइफ में सही भी लगता है, लेकिन जो डिप्लोमेसी बिटवीन द स्टेट्स होती है वो इस तरह से नहीं चल पाती है। फॉर एग्जांपल अभी अभी हिना रब्बानी खार अफगानिस्तान गई, वो किस लिए गई थी कि बॉर्डर पर जो क्लैशेस हो रहा है वो बंद हो, जो फेंसिंग हो रही है वो बंद हो, ये तमाम चीजें हों। एक बात थी। दूसरा, वो ट्रेड पर बात करने गए थे। ट्रेड अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में क्या ट्रेड, कैसा ट्रेड, अल्लाह जाने। लेकिन अगर आपको एक रियलिटी बताऊं तो वो ये कि आज भी अफगानिस्तान पाकिस्तान को एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा है इन टर्म्स ऑफ रियल मनी, अगर आप काउंट करें कितनी वैल्यू का, न कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट अफगानिस्तान को ज्यादा कर रहा है। अफगानिस्तान को पाकिस्तान जो एक्सपोर्ट कर रहा है वो उनके मुकाबले में कम है। मतलब पाकिस्तान इज ऑन द लोअर साइड ऑफ एक्सपोर्ट टू अफगानिस्तान। एक दूसरा, उनकी करेंसी आपसे हायर है पाकिस्तान के मुकाबले में। अब आगे देखिए, कम्युनिकेशन को देखिए। हिना रब्बानी खर जाती हैं वहां पर बात करने, उनको हम लोग टाइम से पहले सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं, अरे हमने मैसेज भेज दिया, वो लोग खवातीन के साथ ऐसे कर रहे हैं, हमने खवातीन से बात करने में देखो सारे कैसे तालिबान हाथ हाथ बांध के खड़े हुए हैं हमारी खवातीन के आगे। तो आपने हल्ला मचा लिया, खुश हो गए, और हुआ क्या कि वो आदमी जिससे आप बात करने गए थे, मुल्ला याकूब, उसने मिलने से मना कर दिया। उसने अपने सबॉर्डिनेट से कहलवा दिया कि उनसे कह दो कि पाकिस्तान की पॉलिसीज से हम खुश नहीं है, जो उनकी अफगानिस्तान पॉलिसीज हैं, और मैं नहीं मिलता आपसे, जाओ। तो दरअसल तो आप ये तो हुआ ये कि आप पहले से कम्युनिकेट करके नहीं गए, और प्रॉपर क्लैरिटी नहीं है आपके थॉट में कि आप वहां क्या करने जा रहे हैं। इतना होने के बाद में अफगानिस्तान एक नक्शा इशू करता है वाइल हिना रब्बानी खर इज इन पाकिस्तान, जिसको आपने ट्वीट किया था। जी, मैंने ट्वीट किया था। फिर आप देखिए कि ये हुआ, अगले दिन हिना रब्बानी खर उन औरतों के साथ जाकर खड़ी हो जाती हैं जो एजुकेशन के लिए प्रोटेस्ट कर रही हैं। नथिंग रॉन्ग विद इट, आई एम ऑल फॉर इट। बट सवाल ये है कि मैडम ये आपका पर्पस नहीं था, ये इंटरस्टेट पॉलिटिक्स हो रही है। आप एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं उस स्टेट में जहां पर आप उनको और प्रोवोक करेंगे। आपका काम तालिबान से रिलेशन ठीक करना था, ना कि उनको प्रोवोक करना। तो ये भी कम्युनिकेशन। सही सही सही। नहीं नहीं, आप कंप्लीट कीजिए, बस फिर हम कंक्लूजन की तरफ जाएंगे, आप कंप्लीट कर लें ना। ये और उसमें क्या, और मेरा कहने का मतलब ये था कि आप दरअसल कम्युनिकेशन को कई तरह से ऐड ऑन करते हैं ना। कम्युनिकेशन सिर्फ लैंग्वेज की ही नहीं है, एक बिहेवियरल कम्युनिकेशन भी उसके साथ जुड़ा हुआ है, जिससे आप चीजों को इंडिकेट करते हैं। दैट इज हाउ स्टेट डिप्लोमेसीज वर्क। तो वही मेरा कहने का मतलब, इसके कई एस्पेक्ट हैं कम्युनिकेशन के जिनको कभी देखा जा सकता है। बिल्कुल सही है जनाब। और देखिए आज हमने कितने सहूलत से आपस में कुछ तय किए बगैर
कितनी अच्छी से अच्छी बातें कर ली। दिस इज द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। व्हेन पीपल सिट डाउन, दे स्टार्ट थिंकिंग, और जब वो सोचना शुरू करते हैं तो फिर वो अच्छा अच्छा बोलना भी शुरू करते हैं। खैर ये अच्छा अच्छा जरूरी नहीं है बोलें, एक दूसरे से झगड़े भी बहुत करते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो फिर बहुत सारी चीजें सामने आती हैं। तो नाजरीन, हमने भी आज कोशिश की कि आपसे थोड़ी सी बात की जाए करंट इश्यूज पे, थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पे, थोड़ा सा कम्युनिकेशन इस तरह से जो वर्बल मैंने जिसको आइडेंटिफाई किया और जो अभी महेश ने जिन एंगल्स का इजहार किया, these are all a part of evolution of a person's intellect। एक इंसान ने अपने आप को कैसे बेहतर करना होता है ताकि अगर वो किसी पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पे है तो फिर वो एक ऐसा अथॉरिटेटिव करेक्टर भी सामने आए जिसको पता हो कि उसने करना क्या है। तो बस ये छोटी छोटी बातें जनाब हमारे साथ रहा कीजिए, हमारी छोटी छोटी बात से बात को आगे तक पहुंचाइए। सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें हमारे चैनल अग्निपथ को, क्योंकि आपकी जेब से ढेला भी खर्च नहीं होना, आपने सिर्फ एक बटन दबाना है और इतनी अच्छी अच्छी मीठी मीठी बहुत सारी बातें आपके कानों तक जब पहुंचती हैं तो हमें भी खुशी होती है। अपना फीडबैक दीजिएगा। जी महेश जी, साइन ऑफ करते हैं, क्या ख्याल है? बिल्कुल बिल्कुल साइन ऑफ करते हैं इस उम्मीद के साथ में कि हमारी ये बहस चलती रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलें जी, बाय बाय। गुड बाय, हैव फन, टेक केयर, बाय बाय।